अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर सिविल स्टूडेंट कैसे होंगे आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज आपका सब्जेक्ट क्वांटिटी सर्वे बेसिक, जो पहले मैं पहुंच गया था तकरीबन डिटेल एस्टिमेशन की तरफ हम बढ़ रहे थे, लेकिन अभी फिर से हम शुरू कर रहे हैं उसको रिवाइज करके फिर हम डिटेल एस्टिमेट की तरफ जाएंगे। डिटेल एस्टिमेट से पहले हम इसको शुरू से क्वांटिटी सर्वे के इंट्रोडक्शन और एस्टिमेशन क्या होता है, क्वांटिटी सर्वे क्या चीज़ है, सिविल सेकंड ईयर सब्जेक्ट हमारे पास क्वांटिटी सर्वे है। क्वांटिटी सर्वे ट्वेन ईयर सिविल सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्वांटिटी सर्वे के इंट्रोडक्शन कोई भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले उसकी मुमकिन लागत मालूम करने के लिए जो एस्टिमेट हम लगाते हैं, जो तखमीना हम लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे की तारीफ के बाद हम आते हैं कि भाई कितने किस्म के यानी कि एस्टिमेशन होते हैं। एक रफ कास्ट एस्टिमेट हो गया, एक आपके पास डिटेल एस्टिमेट। इंट्रोडक्शन के बाद एक आपके पास रफ कास्ट एस्टिमेट है, रफ कॉस्ट एस्टिमेट, और दूसरा आपके पास डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट ये आपके पास टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, इसको आप बोल लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम पहुंच के टाइप्स ऑफ टाइप्स। एक रफ कास्ट एस्टिमेट हो गया, एक डिटेल एस्टिमेट हो गया। रफ कास्ट एस्टिमेट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे डिटेल एस्टिमेट की तरफ से। एग्जांपल मैं दूंगा, रफ कास्ट एस्टिमेट क्या होता है? सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसका एक रफ अंदाजा लगाया जाता है मुमकिन लागत का, उसको हम रफ कास्ट एस्टिमेट कहते हैं। रफ कास्ट एस्टिमेट कहते हैं। उसके लिए नीड क्या होता है? आपके पास रफ स्केच होना लाजमी है, रफ ड्राइंग और पर यूनिट। दूसरा आपके पास नीट रिक्वायर्ड डेटा आपके पास होना लाजमी है। आपके पास पर यूनिट रेट का होना लाजमी है, पर यूनिट रेट का होना लाजमी है। अब पर यूनिट रेट क्या हो गया? फॉर एग्जांपल हम रफ कास्ट कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, आपके घर का वो एक शुरू हो रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे? पहले प्लाट को देखेंगे, फिर उसमें आप अंदाजा कैसे लगाएंगे कि ये मकान खड़ा करने के लिए कितने पैसे लग जाएंगे। इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है, ये आपके पास रफ कास्ट एस्टिमेट के एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। ये आपके पास एक जनरल कॉन्सेप्ट है एस्टिमेशन निकालने। ये आपके पास एक प्लाट है, ठीक है। प्लाट के अंदर एक आपके पास फॉर एग्जांपल मेन गेट इधर आ रहा है, मेन गेट। अब इधर पार्किंग के लिए भी जगह छोड़नी है, ठीक है। अंदर आपने वैसे घूमने फिरने के लिए भी जगह। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसके एक आप स्केच बनाएंगे। स्केच में क्या होगा? ये आपके पास कंस्ट्रक्शन एरिया, इसको आप क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन एरिया। उसके बाद जनरली ज्यादातर जो इदारे इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि भाई उसकी पैमाइशा लेना है। आपने लेंथ और ब्रेड्थ की दो पैमाइशा आपकी होती है। सबसे पहले उसकी पैमाइशा लो। लेंथ उसकी फॉर एग्जांपल 25 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो आपके पास है तकरीबन 15 फीट है कंस्ट्रक्शन एरिया में। अब ये रफ कास्ट एस्टिमेट है। रफ कास्ट एस्टिमेट में आपने ये एग्जांपल समझना, उसके बगैर आप कोई भी प्रोजेक्ट, किसी भी वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या किसी भी प्रोजेक्ट का वो आप रफ नहीं निकाल सकते हैं।
ये एक जनरल मैं आपको बता रहा हूं, जरा गौर से सुने, ठीक है। पर यूनिट रेट का भी होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आता है, ऊपर वो स्केच बनाते हैं, स्केच के नीचे वो कह रहे हैं कि पर यूनिट रेट आपके पास है 525 रुपये, फॉर एग्जांपल 525, ठीक हो गया। क्या है पर यूनिट का क्या मतलब हो गया? पर यूनिट एक स्क्वायर फीट या SFT, एक स्क्वायर फीट के लिए उन्होंने रखा हुआ है 525 रुपये। 525 कैसे फाइंड आउट करोगे? एक प्लाट है आपके पास, अपना घर बनाना है, क्या करोगे? सबसे पहले लेंथ कितनी है? लेंथ आपके पास 25 फीट है। उसके बाद ब्रेड्थ कितनी है आपके पास? 15 फीट है। 15 फीट है। सबसे पहले रफ निकालने के लिए इसका आप क्या करेंगे? एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? एरिया का फार्मूला बताएं क्या है? लेंथ है मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हो गया। इसके बाद लेंथ कितनी है? 25 है। इसके बाद आपके पास 15 फीट ये आ गया, लेंथ ये आ गया। इन दोनों को आप कैलकुलेट करें, क्या आता है? कैलकुलेट करो, स्क्वायर फीट में इसका जवाब आएगा। स्क्वायर फीट में 375 स्क्वायर फीट आ गया। अब पर यूनिट रेट क्या है आपका? पर यूनिट रेट आपके पास है, पर यूनिट रेट इज इक्वल टू आपके पास 525 रुपये हैं। तो क्या करोगे? पर यूनिट रेट और टोटल निकालने के लिए फार्मूला क्या है आपके पास? उधर से इधर से हम यूं डायरेक्ट इधर आ जाते हैं। क्या है आपके पास? पर यूनिट रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया। फार्मूला है ये, पुट करो फार्मूले में वैल्यू। आपके पास पर यूनिट रेट 525 रुपये हैं। 525 मल्टीप्लाई बाय आपके जो टोटल एरिया है वो 375 स्क्वायर फीट है, 375 है। तो इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 1,96,875 RS ये आ गया। मतलब एक मकान बनाने के लिए आपको मुमकिन लागत का अंदाजा लग गया। अगर आपके रिकॉर्ड में आपके अगर कोई इदारा होता है, फॉर एग्जांपल आपका घर नहीं है, अगर उसमें ADP में इतना फंड मौजूद होता है तो वो काम शुरू करेंगे, अगर नहीं है तो फिर उसको रुकवाएंगे या ड्राइंग में चेंजिंग करेंगे, ठीक है। जब तक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर रूल लॉ ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर यह लिखा हुआ है, अगर आपके पास बजट है, फंड पड़ा हुआ है, तो आप की मुमकिन लागत अगर पूरी हो सकती है तो उस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। अदरवाइज अगर आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए हैं, उसके ऊपर लिखने हैं 1 करोड़, वो 3 साल तक मुमकिन नहीं है करोड़ इसी अकाउंट में आएंगे, तो उस प्रोजेक्ट को शुरू ही नहीं करते हैं। लेकिन बात याद रखें, अगर 25 लाख से 2 कमरे बन जाते हैं लेकिन वो फंक्शनल होते हैं, इदारे को फायदा पहुंचाने के लिए वो रेडी होते हैं, तो ठीक है। अदरवाइज उस काम को शुरू ही नहीं किया जाता है जब तक इसका अमाउंट पूरा आपके पास नहीं आता है, ठीक है। उसको आधा करके छोड़ के, वैसे भी पाकिस्तान में ये चल रहा है कि भाई शुरू करो, बस उधर से फंड डिवाइस होगा, इधर से फंड मिलेगा और उस उदारे से मंगवाएं। लेकिन ये लॉ ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर एक बुक है, वो आप BS में आओगे तो वो पढ़े, आपको पता चलेगा। लॉ ऑफ कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मतलब जितना फंड आपके पास मौजूद है, मुमकिन लागत के मुताबिक अगर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं तो शुरू करते हैं, अगर अदरवाइज उसको स्टार्ट ही नहीं किया जाता है। उसके बाद रफ कास्ट के लिए कुछ मुख्तलिफ इदारे हैं, उनके क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, क्या क्या चीज़ है रफ कास्ट के अंदर। पर यूनिट रेट बता दूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। पर यूनिट रेट हर इदारे के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले
UNIVERSI, यूनिवर्सिटी है आपके पास। यूनिवर्सिटी का अगर रफ कास्ट निकालने के लिए पर यूनिट रेट आपके पास है 55,000 है, 55,000 है पर यूनिट रेट है। ठीक है, क्या करोगे, उसका पूरा एरिया फाइंड आउट करोगे। एक बात अगर नहीं होता है तो दूसरा रूल ये है कि पर रूम के हिसाब से, पर स्टूडेंट के हिसाब से, पर स्टूडेंट के हिसाब से आप क्या करोगे, आप पर स्टूडेंट, पर ये इधर लिखो पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट। फिर क्या होगा, पर स्टूडेंट का क्या मतलब हो गया, इस क्लासरूम के अंदर फॉर एग्जांपल 15 स्टूडेंट आते हैं, 15 स्टूडेंट आते हैं। ड्राइंग में ये 12 बाई 14 का कमरा है, इसके अंदर 15 लड़के आएंगे, एक लड़के के ऊपर पर यूनिट रेट जो होगा वो 55,000। ठीक हो गया। इसी तरह पर इसके बाद आपके पास हॉस्पिटल है, क्या है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के लिए 50,000, 50,000 पर बेड, जो आपका एडमिट बेड होता है उसी के हिसाब से लगाया जाता है। ठीक है, अस्पताल बना रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि 15 बेड का बन रहा है, 20 बेड का बन रहा है, 10 बेड का बन रहा है, 1500 बेड का बन रहा है, तो ये पर बेड के हिसाब से ये आपका पर यूनिट रेट हो गया, पर बेड के हिसाब से। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, तीसरा पॉइंट ये हो गया स्कूल, जो हमारे पास स्कूल सिस्टम में एजुकेशन, इसके लिए 20,000 पर स्टूडेंट है, 20,000 पर स्टूडेंट, 20,000 पर स्टूडेंट है। इसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट है जो आपके स्टेडियम है, स्टेडियम, स्टेडियम, स्टेडियम है, वहां पर क्या होगा, 15,000 पर चेयर के हिसाब से, पर चेयर के हिसाब से पेमेंट पर यूनिट रेट होगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट आपके पास क्या है, जो आपके ग्राउंड होंगे, ठीक है, मतलब अब क्रिकेट ग्राउंड है, इसके बाद फुटबॉल, उसके पर चेयर के हिसाब से, ठीक है, उसका पर चेयर के हिसाब से। इसके बाद जो आपके पास काऊ हाउस है या फिर आपके पास जो बकरियां हैं, गायें हैं, ठीक है, इसके बाद मुर्गियां हैं, उनके लिए वही तरीके इस्तेमाल करेंगे जो ऊपर हुआ था। उसको ज्यादातर हम बोलते हैं सील या हाउस ऑफ काऊ, हाउस ऑफ काऊ के लिए वही, मतलब वही बिल्डिंग है, मतलब उनके लिए भी रहने के लिए कोई जगह चाहिए, है ना। ये पूरा एक आपके पास पॉलिसी, टर्म एंड पॉलिसी मौजूद है कि भाई मुर्गी के लिए क्या है, गाय के लिए क्या है, ठीक है। उनका मतलब एक कॉमन रेट 10,000 है, कॉमन रेट 10,000 है, मुर्गी के लिए कम है, ये बात याद रखना है, ठीक है। लेकिन हर एक चीज का लॉ ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये चीजें मौजूद है, ठीक है। उसके बाद इनमें से एक चीज समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बननी है, एक बिल्डिंग, स्कूल, यूनिवर्सिटी, जो भी है, ये चीज आपको समझा देता हूं। आपके पास क्या चीज है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास स्कूल बन रहा है, कोई स्कूल बन रहा है, अब देखो ये एक यूनिवर्सिटी ले लें, इसके बाद या स्कूल ले लें, कोई भी चीज ले लें, इसमें नंबर ऑफ रूम्स से उसमें टोटल 17 है, नंबर ऑफ रूम्स टोटल 17 है। अब इसका मैं निकाल कर आपको समझा देता हूं, बाकी आप खुद तैयार करके मुझे थमाएंगे एज असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट के बगैर कोई भी चीज नहीं चलेगा इधर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने कहा था कि पर स्टूडेंट के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल इस क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, कितने स्टूडेंट की, 20 स्टूडेंट की। क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ रूम आपके पास कितने, 17, ठीक है। पर रूम कैपेसिटी, एक रूम की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी
आपके पास एक रूम के अंदर 20 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, पर स्टूडेंट पर यूनिट रेट, पर स्टूडेंट पर यूनिट रेट, पर स्टूडेंट कितने बन रही है, पर स्टूडेंट इज इक्वल टू, मतलब मैंने क्या कहा था कि 20,000 वो पेमेंट करेंगे, 20,000 पेमेंट करेंगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बहुत शार्ट है, बहुत इजी है, बड़ा आसान है, ठीक है। तो इसको आप इजी ही ले लें और इसमें प्रैक्टिस करोगे तो इजी बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पर स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रूम, ठीक हो गया। पहले आपने एक क्लासरूम का निकालना है, पहले एक क्लासरूम 20 करोगे, इधर 20 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, 20 करो, ₹4,00,000 आ गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ रूम्स, टोटल नंबर ऑफ रूम्स, तो 17 है, 17 के साथ मल्टीप्लाई करो, 68 लाख। ठीक हो गया, 68 लाख। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू, ठीक हो गया। ये रफ कॉस्ट एस्टिमेट मैंने समझा दिया, और इसके 5 असाइनमेंट करके मुझे नेक्स्ट मंडे को सेकेंड ईयर का जो स्टूडेंट सबमिट कराएगा उसका इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल के जो इंटरनल मार्क्स हैं उसको हम बढ़ाएंगे। अदरवाइज अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है तो उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करें सारे 2, 3, 4 दफ़ा लेक्चर देखें, बुक्स आपके पास पड़े हुए हैं, तो असाइनमेंट भी बनाएं और साथ अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखें।